नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के साइंस के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेल यानी कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जो वर्ड है वो जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, यह एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा रूम। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जो सेल जो होता है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोशिका होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है ना, और इसी कोशिका के आधार पर बड़े से बड़ा सजीव या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये जो कोशिका होता है उनका वो बेसिक है, बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। और यह जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल होता है, यानी यह जो होता है एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। कोशिका एक यूनिट है जो कि खुद में क्या है, वो फंक्शनल है। इसमें बहुत तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा वो सेल जीवित रहते हैं। आगे, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जिस प्रकार बड़े से बड़ा भवन जो होता है वो ईंट से बना होता है, वो किसी भी सजीव का जो जीवन होता है वो कोशिका से शुरुआत होता है उसका। यानी वो क्या है, कोशिका से उसकी शुरुआत होती है। यानी क्या है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक से, उससे मिलकर के, कोशिकाओं से मिलकर के सजीव जो होता है वो अस्तित्व में आता है। आगे, ऑल बिग एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। बड़े से बड़ा सजीव और छोटे से छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। यानी किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग थिंग हो, वो कोशिका से ही मिलकर के बने होते हैं। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि उनमें सेल डिवीजन होता है। सेल क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। यानी एक कोशिका जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होकर के अपने जैसी ही अन्य कोशिका को जन्म देते हैं। यानी कोशिका डिवाइड करके अपनी ही जैसी, है ना, अपनी ही जैसी ओन काइंड कोशिका को जन्म देते हैं। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। काफी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, तो बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यानी उनका पूरा का पूरा जो वजूद है वो एक कोशिका का ही होता है। इनमें से कुछ जो है जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। यह जो प्रमुख कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें अमीबा और पैरामीशियम जो है ये दोनों प्रोटोजोआ वर्ग का है ना। ये दोनों किस किस वर्ग के में आते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग। यानी प्रोटोजोआ वर्ग में आने वाले अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्लेमाइडो क्लेमाइडोमोनस जो होते हैं वो एल्गी वर्ग से आते हैं। बैक्टीरिया तो अपना एक खुद वर्ग है। तो यह जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सेल के बारे में पता किसने लगाया था। सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किसने किया, तो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि टूक ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने क्या किया कि पेड़ से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ जिसे कॉर्क कहते हैं, कॉर्क हम पेड़ से प्राप्त होता है, इसको क्या किया उन्होंने, ही एग्जामिन्ड दिस कॉर्क थ्रू हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप।
उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ये माइक्रोस्कोप जो था उन्होंने खुद से ही डिज़ाइन किया था। और इस सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये जो कॉर्क पेड़ से प्राप्त किया था, पेड़ की छाल से, तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने लेबोरेटरी में। तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क के अंदर कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, यानी कि कुछ इस प्रकार के कंपार्टमेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर उन्होंने देखा उस कॉर्क के अंदर। इस प्रकार से ये लगातार यूनिट जो है एक दूसरे से जुड़ करके पूरे कॉर्क में फैली हुई थी। तो यह जो यूनिट था बॉक्सेस के रूप में जो हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था, इसको उन्होंने सेल नाम दिया। लेकिन यह जो सेल था वो कैसा सेल था? डेड सेल था। जो उन्होंने जिस सेल की खोज की वह जो सेल था डेड सेल था। फिर फर्दर आगे माइक्रोस्कोप और अच्छे-अच्छे माइक्रोस्कोप बने, वो पावरफुल माइक्रोस्कोप की खोज हुई। फिर जाकर के तब उसके 9 साल के बाद एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक, है ना? 1674 ईस्वी में, इनके 9 साल के बाद, इन्होंने 1665 में खोजा, तो इसके 9 साल के बाद ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने क्या किया कि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से पॉन्ड के वाटर को लिया और उसको एग्जामिन किया, और इन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा, है ना? इन्होंने किस प्रकार की सेल्स को देखा? लिविंग सेल्स को। तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। आगे हम देखेंगे कि कोशिका का शेप क्या होता है, वो किस प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम हमारे शरीर में भी कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं हैं, जिसमें यह जो लंबा दिख रहा है आप लोग को, जो सबसे लंबा दिख रहा है, यह नर्व सेल होता है। यानी इसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। और इसका काम जनरली क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। मस्तिष्क को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो पहुंचता है हमारे शरीर के अलग अलग संवेदी अंगों के द्वारा, जो मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है, वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम यह नर्व सेल करता है, तंत्रिका कोशिका करता है। मस्तिष्क में भी ये पूरा फैला होता है नर्व सेल। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये जो अंडाकार है लाल कलर का, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। ये हमारे खून में पाया जाता है। ये व्हाइट ब्लड सेल है, यह भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसी प्रकार यह हड्डी की कोशिका है, यह ओवम है, यानी अंडाणु है, और यह स्पर्म है, यानी शुक्राणु है। आपको यह जानना चाहिए कि यह जो अंडाणु होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना? अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर की। आगे, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट, है ना? अलग अलग तरह के जो सेल होते हैं वो एक सिंगल बॉडी में यूनाइट होते हैं और अलग अलग एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट, और अलग अलग जो है कि तरह का काम करते हैं। चूंकि अलग अलग कोशिका है तो उनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सेल बाई डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। या सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? जैसे कि यह एक तरह से आप कहिए कि सेल के अंग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर या किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके उनका शरीर में अलग-अलग, उनके शरीर के अलग-अलग अंग होते हैं, है ना? हाथ, पैर या फिर शरीर के अंदर भी कई तरह के ग्लैंड होते हैं जिन जो अ, अपना कुछ स्पेशल काम करते हैं। उनका कुछ कार्य बँटा हुआ है जो किसी खास काम को ही परफ़ॉर्म करते हैं। तो उसी तरह से ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यह कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और यह अपना अलग-अलग काम करते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स का अपना कुछ स्पेसिफिक काम होता है जिसको वो सेल के अंदर परफ़ॉर्म करते हैं, और यह जो काम होता है वो उस कोशिका को जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफ़ॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, है ना? जो
सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स का अपना अलग अलग काम होता है, वो स्पेशल फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। All cells are found to have the same organelles, no matter what their function is. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कितनी तरह की कोशिकाएं, सबका शेप अलग है, साइज अलग है, फंक्शन अलग है, ये सारी कोशिकाएं अलग अलग है, अलग अलग शेप की, अलग अलग उनका काम है, बट उनके अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंगक जो होते हैं वो एक ही होते हैं, यानी सेम तरह के सेल ऑर्गेनल्स सारे कोशिका में ही पाए जाते हैं, जबकि उनका फंक्शन जो होता है कोशिका का, अलग अलग कोशिका का फंक्शन अलग अलग होता है। अब इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका का काम है इंफॉर्मेशन देना, तो इसमें भी वो सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे जो आरबीसी में है, यानी रेड ब्लड सेल की में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेम तरह के सेल ऑर्गेनल्स नर्वस सेल में भी पाए जाएंगे, हालांकि दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन इनके जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के कंपोनेंट्स कहिए या उसको सेल ऑर्गेनल्स कहिए, वो सेम ही है दोनों। आगे हम एक एक करके जो प्रमुख सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिका अंगक, उनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले, if we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. यदि हम किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं, तो मेनली जो प्रथम दृष्टया हम लोग उसमें मेनली तीन चीज को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। किसी सेल को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसमें मेनली हम तीन तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें से क्या क्या है। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके इन सब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। तो इनमें से सबसे पहला जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स है, और इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली क्यों कहते हैं, क्योंकि अ, यह अपने में से कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही इधर से उधर ट्रांसफर होने का परमिशन देता है, इसलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। कुछ चुनिंदा पदार्थों का ही आवागमन इसके थ्रू हो पाता है, इस मेम्ब्रेन्स के थ्रू या इस सेल ऑर्गेनल के थ्रू, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग देखेंगे और आगे। दिस इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे यह कोशिका का सबसे बाहरी अंगक है, इसे मान लेते हैं ये कोशिका है, तो यह कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ये है सेल मेम्ब्रेन्स। ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो क्या करता है कि इस कोशिका को इसके इन्वायरमेंट से अलग बनाता है। जैसे हमारे शरीर को वातावरण से अलग कौन करता है, तो हमारा सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यानी स्किन, वो इन्वायरमेंट को हमारे शरीर से अलग करने का काम करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है जो हमारे शरीर और इन्वायरमेंट के बीच में है। तो उसी तरह आप समझिए कि यह कोशिका और इसके जो इन्वायरमेंट है, यानी इसके बाहरी वातावरण को, कोशिका और इसका जो इन्वायरमेंट है, बाहरी वातावरण है, उसको अलग करने का काम, उसके बीच के बैरियर का काम सेल मेम्ब्रेन्स करता है ना। ये आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स allow or permits the entry and exit of some material in and out of the cell। अब इसको हम लोग जैसा कि देखें कि इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने में से कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर आने देता है, यानी बाहर जो मीडियम है, इन्वायरमेंट है, उसमें से कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने में से अंदर आने देता है, और अंदर से कुछ चुनिंदा पदार्थ को ही बाहर जाने का परमिशन देता है, इसलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से। सारे पदार्थ इसमें से अंदर बाहर नहीं हो सकते, कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही, कुछ सेलेक्टिवली जो मटेरियल है उसी को ये, उसी का ट्रांसपोर्टेशन को ये अलाउ करता है, इसलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि इस सेल मेम्ब्रेन्स यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू सब्सटेंस का मूवमेंट किस प्रकार होता है। तो जनरली यह जो पदार्थों का जो आवागमन होता है कोशिका में, वह डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन
को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। यानी आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर किसी पदार्थ का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक जगह पे कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी पदार्थ का ज्यादा है और यहाँ पे किसी पदार्थ का कंसंट्रेशन कम है। और यदि हम इन दोनों को लिंक कर दिया जाए, इन दोनों यदि दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाए, तो यहाँ चूंकि हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से पदार्थ का जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट किधर होगा? लो कंसंट्रेशन की ओर। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये जो सब्सटेंस है ये इधर से इधर की ओर मूव करेगा। तो यह जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। और इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और यह जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः। इसकी इस मूवमेंट के लिए हमें किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इस तरह का कंडीशन पैदा होता है तो जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन का क्या रोल है कोशिका में। डिफ्यूजर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो भाई उसका भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसे भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और वो उसको भी CO2 छोड़ने का जरूरत होगा। तो यह जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वह किस मेथड के थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो डिफ्यूजन के थ्रू। वही वही लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है? डिफ्यूजन। अब यह कैसे होता है जरा समझेंगे। कि मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये बाहर से आता है। चूंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ अंदर मूव कर जाएगा। अब अलग अलग तरह के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, यह जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तब अंदर में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण अंदर सेल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर और बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो यहाँ से CO2 का मूवमेंट होता है बाहर की ओर। यानी CO2 सेल से आउटर इन्वायरमेंट की ओर मूव करता है। तो इस प्रकार से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर। आगे हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जिस प्रकार डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज के लिए गैसियस एक्सचेंज के गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो उसी प्रकार जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, आप इसे कहिए कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जनरली जो मूवमेंट होता है कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका को जीवित रहने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। तो वो पानी का जो जनरली जो मूवमेंट होता है यह ऑस्मोसिस के होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें जनरली क्या होता है कि एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है। जो कोशिका के केस में जो कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है वही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स का काम करता है। तो यह एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। क्या कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि जनरली एक सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन इधर सॉल्यूशन होता है जिसमें कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल होते हैं और इस परमेबल मेम्ब्रेन्स के दूसरे तरफ भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। अब मान लीजिए इधर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई H2O कंसंट्रेशन, और इस साइड में लो
H2O कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन है इधर H2O का और इधर लो कंसंट्रेशन है H2O। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये जो बैरियर की तरह काम करता है, ये जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है, ये सेलेक्टिवली SPM, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स जो होता है, यह सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अपने में से आर पार होने का परमिशन देता है। तो हाई कंसंट्रेशन है, इधर से वाटर मॉलिक्यूल किधर की ओर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, है ना। तो लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन की ओर कुछ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन जो इधर से कुछ ही मॉलिक्यूल मूव कर पाते हैं, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ज्यादा मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यदि देखें तो जो नेट मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो किधर से किधर होगा, हाई टू लो। यानी कि जो नेट मूवमेंट होता है, फाइनल मूवमेंट होता है, वो हाई कंसंट्रेशन H2O का जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ से लो कंसंट्रेशन की ओर H2O के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरे तरह के यदि कोई पानी में यदि किसी तरह का कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, किसी तरह के कोई सॉल्यूट मिले हुए हैं, तो उसका उसका मूवमेंट SPM के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, है ना। दोनों डायरेक्शन में जनरली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल गुजरते हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है वो अलग, लेकिन जो मतलब रेट होता है दोनों तरफ से अलग अलग होता है। इधर हाई से लो की ओर रेट ज्यादा होगा, लो से हाई की ओर रेट कम होगा, इसलिए जो नेट मूवमेंट होता है वो हाई टू लो ही होता है वाटर मॉलिक्यूल का। अब द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अब यह है कि यदि पानी में जो पानी का जो पानी लिए उसमें हम किसी तरह का कोई दूसरा पदार्थ को डिसॉल्व कर दिए, कोई तरह का सॉल्यूट उसमें डाल दिए, तो जो जो उसको पानी में किसी तरह का कोई सॉल्यूट को डाल देने पे यह जो रेट है अफेक्टेड होता है। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, इसमें किसी दूसरे तरह के पदार्थ को यदि हम डाल दें तो वो प्रभावित करता है इसके रेट को। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये पिक्चर के द्वारा भी। यहाँ देखिए, यह जो है एक तरफ ऑस्मोसिस है और एक तरफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जनरली क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करता है, कोई भी सब्सटेंस जनरली डिफ्यूजन में मूव करता है और इसको किसी भी तरह का कोई बैरियर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि नो रिक्वायरमेंट, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का कोई जरूरत नहीं होता है। विदाउट एसपीएम का इसमें मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत होता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, जो ब्लू कलर का है ये वाटर मॉलिक्यूल है, और इधर वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में जो है ये एसपीएम है ना। तो एसपीएम है तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से मूव किया इस तरफ, यानी इधर वाटर मॉलिक्यूल का संख्या ज्यादा है, इधर है क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है किसका, H2O का, और इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो इधर से जो नेट मूवमेंट है H2O का, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। जबकि जो दूसरे तरह के पदार्थ देखिए, ये जो दूसरे दूसरे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, वो अलग अलग तरह का सॉल्यूट है पानी में मिला हुआ, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है ना। और यह जो अलग अलग तरह के पदार्थ को मिला देते हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूट को यदि हम पानी में मिला देते हैं, तो ये जो नेट मूवमेंट होता है वो उसके अफेक्टेड करता है। आगे हम लोग देखेंगे। अब तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। ये ऑस्मोसिस जो होता है उसको, उसके लिए तीन कंडीशन डिफाइन किए गए हैं। तो तीन तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें से पहला हम लोग जानेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इसमें क्या होता है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन। अब यदि मान लीजिए कोई सेल है, अब सेल के जो बाहरी मीडियम है, सो सेल का जो बाहरी एटमोस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वहां वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है,
वहाँ वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो नेट मूवमेंट किधर होगा, बाहर से अंदर की ओर है, यानी कोशिका जो होगी वो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ेगा और इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम सेल को डाल देते हैं तो क्या होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में H2O का जो H2O मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए H2O मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर आएंगे और सेल में H2O जो होता है, पानी जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और सेल का आकार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अगला हम लोग देखेंगे, क्या हो यदि सेल के अंदर, है ना, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब देखिए यदि हम सेल लिए और सेल के अंदर और सेल के बाहर, है ना, H2O जो है वो सेम है, H2O क्या है, बराबर है दोनों तरफ। तो जो नेट मूवमेंट होगा दोनों तरफ से कहीं नहीं होगा, मतलब यदि मूवमेंट मान लीजिए होता है बाहर से अंदर मूवमेंट होता है जिस रेट से, तो बाहर से अंदर जिस रेट से मूवमेंट होता है, अंदर से बाहर की ओर भी उसी रेट से मूवमेंट होगा। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए कोशिका पर, सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या हो यदि हम किसी सेल को ऐसे मीडियम में डिसॉल्व कर दे जहां पे लो वाटर कंसंट्रेशन है, लो वाटर कंसंट्रेशन, कोशिका से कोशिका के अंदर जितना वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर का कंसंट्रेशन है उससे कहीं कम कंसंट्रेशन बाहर में है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो हाई वाटर कंसंट्रेशन हो गया, हाई वाटर कंसंट्रेशन हो गया। तो कोशिका से जो नेट मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का, वो कोशिका से मीडियम की ओर, इन्वायरमेंट की ओर, बाहर की ओर हो जाएगा और कोशिका का आकार जो है और ज्यादा छोटा हो जाएगा। कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी क्योंकि पानी इसमें से निकल करके मीडियम में चला गया, बाहर की ओर चला गया। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तीन तरह का सिचुएशन हम लोग देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे सेल वॉल, है ना। सेल वॉल, जिस प्रकार हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स पढ़े थे तो उसी तरह है एक सेल वॉल। जो सेल वॉल सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यह मुख्य रूप से प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया और कुछ अदर तरह के जो सेल होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो सेल वॉल इज ए रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर। जनरली सेल वॉल जो होता है वो काफी रिजिड होता है और एक तरह से कहिए कि वो कोशिका के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन्स। और यह क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन्स को सराउंड करता है। जनरली हम लोगों ने जाना कि मानिए सेल है तो सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर एक कुछ सेल्स में जैसे प्लांट सेल है या फंगी बैक्टीरिया वगैरह, तो इसके आउटर मोस्ट सेल के बाहर भी एक दूसरा कवरिंग मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। चूंकि आप देख रहे हैं इसमें वॉल लगा हुआ है, वॉल जनरली रिजिड होते हैं, बचाने का काम करते हैं, तो सेम फंक्शन यहाँ भी है वॉल का। तो सेल वॉल जो होते हैं, यह जो जिस कोशिका में सेल वॉल होते हैं, वो जो सेल होती है वो उस काफी मजबूत होती है वो, उसको क्योंकि उसको उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है सेल वॉल। जनरली किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में, है ना, और अदर तरह के कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उसमें भी। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, और यह स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और इस सेल वॉल के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड हो जाता है, इस शेप इसका और ज्यादा कंक्रीट हो जाता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो देते ही हैं। आगे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ सेल्स में पाए जाते हैं जो ये सेल वॉल, तो वो किस चीज के बने होते हैं, तो जनरल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। द सेल वॉल इज प्राइमरी कंपाउंड ऑफ सेल। किस प्रकार के किसमें किसके सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, तो प्लांट सेल के, है ना। प्लांट सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक अलग रूप है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं।
बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बने होते हैं? पेक्टिनोग्लाइकेन से। फंगी यानी कवक, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन कवक जो होता है उसके सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। काइटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो फंगी के जो सेल वॉल होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ये लाइट कलर का है, हल्का ग्रीन कलर का है, वो सेल वॉल है। और ये अंदर का जो डार्क ग्रीन कलर का है वो सेल मेम्ब्रेन्स है। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स जनरली जो कोशिका होती है उसका आउटरमोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन्स होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा सेल्स में, प्लांट में, फंगी में, बैक्टीरिया में जो ये सेल वॉल मौजूद होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स के भी ऊपर होते हैं और जनरली ये रिजिड होते हैं और इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। हम लोगों ने अब देखा, हम लोग देखते हैं जनरली कि कोई भी प्लांट है वो क्या करता है कि किसी भी मौसम में कड़े से कड़ा धूप हो, बरसात हो, हर मौसम में कड़ाके की ठंड हो, हर मौसम में आसानी से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसके जो सेल होते हैं उसके आउटर मोस्ट, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल वॉल का बना होता है ना। जो सेल, यह सेल वॉल उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है और विषम परिस्थितियों में भी जीने के लायक बनाता है। आगे सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। यह जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और यह किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में आप थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है वो एक डबल लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन्स कैसा होता है? ये एक डबल लेयर्ड होता है, यानी इसमें दो लेयर होते हैं, है ना। और यह जो होते हैं दो लेयर के होते हैं और ये, और इसको बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन का यूज सेल करता है। लिपिड प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज फ्लेक्सिबल, और यह जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, यानी जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? रिजिड, कड़ा होता है। लेकिन जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से मुड़ सकने वाले होते हैं। एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड एंड प्रोटीन, और यह लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। मेड ऑफ टू लेयर, जैसे कि हम लोग बताए कि इसमें यह दो लेयर का बना होता है। यह संरचना जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो डबल लेयर होता है, मतलब इसमें दो लेयर वाली संरचना पाई जाती है। और इट कैन बी सीन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो काफी पावरफुल, आप कहिए कि ये मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था उसके बाद से ही अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स या सेल कंपोनेंट को हम लोग सही तरीके से उसमें ऑब्जर्व कर पाए, उसके बारे में जानकारी जुटा पाए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी पावरफुल होता है और ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है इसको हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही थ्रू देख पाते हैं। Cell membranes also enables to cell to engulf in food and other material from its external environment, और यह चूंकि हम लोगों ने इसे देखा कि यह कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने में से अंदर आने जाने देता है। तो उस कुछ चुनिंदा पदार्थ में से जो उस कुछ फूड या कुछ अदर मटेरियल जो होते हैं जो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं, सेल के लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इस सेल मेम्ब्रेन्स के ही थ्रू अंदर लेता है। और चूंकि किसी अपने बाहरी इन्वायरमेंट से किसी भी तरह का जो मटेरियल अंदर लेता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, तो यह प्रक्रिया जो है एंडोसाइटोसिस कहलाती है। यानी सेल के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा जो इनटेक होता है फूड और अदर मटेरियल का, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव कुंचन। इट अकर्स इन लिविंग प्लांट सेल, है ना। यह जो जनरली होता है वो किस प्रकार के सेल में होता है? लिविंग प्लांट सेल में, प्लांट सेल में होता है। व्हेन वाटर लॉस कॉजेस सेल कंटेंट्स टू श्रिंक, इसमें क्या होता है? पानी की हानि होती है। सेल, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें से पानी की हानि होती है और कोशिका होता है, प्लांट सेल होता है वो सिकुड़ जाता है ना। प्लांट सेल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इस सेल वॉल है तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो सिकुड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जीव द्रव कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला, प्लांट एज वेल एज फंगल एंड बैक्टीरियल सेल हैव सेल वॉल। जैसा कि हम तो इसके बारे में देख ही चुके थे कि प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया, इन तीनों में सेल वॉल होता है।
अगला सेल वॉल इनेबल प्लांट फंगल एंड बैक्टीरियल सेल टू रेसिस्ट बस्टिंग इन डाइल्यूट इन्वायरमेंट थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। और यह अलग अलग तरह की परिस्थितियों में जो है कि बचाने का भी काम करता है। सारी चीज को हम लोग देख चुके थे। सेल विथ सेल walls can withstand greater chances in external surrounding than animal cell lacking cell wall, है ना। इस तो वही चीज है कि जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो चूंकि उनमें सेल वॉल है तो इसलिए वो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में वो ज्यादा उनके चांसेस है सर्वाइव करने के, अलग अलग तरह के कंडीशन को वो आराम से वो झेल सकते हैं प्लांट सेल। जबकि एनिमल सेल जो होता है उसको काफी कठिनाई होती है सर्वाइव करना। अब अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है, और यह फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है क्या है, फ्लूइड मटेरियल। और यह कहाँ होता है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, है ना। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है तो उसके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिक्विड का जो पार्ट होता है ना, पूरा लिक्विड भरा होता है। ये जो लिक्विड का जो पूरा पार्ट होता है, फ्लूइड जो मटेरियल होता है, उसे हम पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग तरह के कई और तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगहों पर वो पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे यह जो बाहरी में, यह जो बाहरी बाहरी से सबसे आउटर आउटर मोस्ट लेयरिंग है, इसे हम लोग तो सेल मेम्ब्रेन्स है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स कहे थे। और यह जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, यह जो नीले कलर का आपको दिख रहा है, ये जो पूरे नीले नीले कलर का आपको दिख रहा है, यह जो पार्ट है, यह फ्लूइड मटेरियल यानी कहिए कि द्रव की तरह होता है। और इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जैसे आप लोग ये अलग अलग कलर का आप देख रहे थे, सब अलग अलग कलर, ये सब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, इसी फ्लूइड में मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आप कहिए कि अलग अलग तरह का वो सेल का पार्ट से जो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म ईच विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, है ना। हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कुछ अपना अलग अलग फंक्शन होता है, कुछ स्पेशल फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूक्लियस ऑफ ए सेल हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। हम लोगों ने देखा कि जो सेल होते हैं उसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। उसी तरह से एक और सेल ऑर्गेनल जो है अंदर में पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है, न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है, जो इसे साइटोप्लाज्म, जो इस साइटो जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखता है, न्यूक्लियस को, जो साइटोप्लाज्म है फ्लूइड मटेरियल, इससे अलग रखता है न्यूक्लियस को, यह एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब विच कंटेंट पोर्स, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं। और यह भी क्या करता है, इस पोर्स के थ्रू मटेरियल ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता है। और यह साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल को अंदर अलाउ करते हैं आने के लिए, और वैसे ही उल्टा यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल को जाने के लिए अलाउ करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सेल है, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ये जो रेड कलर का है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे जो है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसी के थ्रू
ये जो साइटोप्लाज्म है ऑरेंज कलर का, तो इस साइटोप्लाज्म से अलग अलग तरह के मटेरियल जो सेल के लिए जरूरी होते हैं, न्यूक्लियस के काम के होते हैं, तो वो अंदर आते हैं और अंदर से बाहर भी जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के थ्रू। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे नुमा, यानी ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ धागे नुमा रचना पाई जाती है, धागे नुमा रचना, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन धागा, है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन धागे। यह क्रोमैटिन धागा इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन धागा बेसिकली डीएनए से बना होता है, और एक प्रोटीन जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन, तो यानी हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यह जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन धागे होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और यह जब सेल नॉर्मल अवस्था में होता है तब यह क्रोमैटिन धागे स्थित होते हैं। लेकिन अब यह जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है धागे नुमा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं ये जो ये तरफा जो हेलिक्स की तरह घूम घूम करके है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसी में जीन उपस्थित होते हैं, इसी के पार्ट पर जो जीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, और यही जीन आनुवांशिक गुणों को पिता से ट्रांसफर करके उसके संतानों तक ले जाता है, यानी मदर सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है यही जीन, जो कहाँ मौजूद होते हैं, डीएनए पे ही अलग अलग खंडों में मौजूद होते हैं जीन, और यही आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब अब क्या होता है कि जनरली नॉर्मल कंडीशन में तो क्रोमेटिन धागा होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं जिसे गुणसूत्र भी कहते हैं, तो यह गुणसूत्र विजिबल नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जब सेल सामान्य अवस्था में होता है, जब उसमें डिवीजन नहीं होता है, तो उस टाइम क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, वो नहीं दिखते हैं उस टाइम। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, यानी एक कोशिका फर्दर डिवाइड होकर के और कोशिकाओं को जन्म देने वाली होती है, तो ये क्रोमेटिन धागे जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और यह जो होते हैं कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, यानी यही क्रोमेटिन धागे कंडेंस होकर के संघनित होकर के नजदीक आकर के क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं और इस रूप में आते हैं। चलिए आगे। जीन सार वही सब लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स विजिबल व्हेन ए सेल इज अबाउट टू डिवाइड, है ना, जब सेल डिवाइड करने के कगार पे होते हैं तो वो दिखता है क्रोमोसोम्स। कंटेंट डीएनए एंड प्रोटीन, और चूंकि चूंकि इसका निर्माण क्रोमोसोम्स का निर्माण किस चीज से हुआ है, क्रोमेटिन धागे से। क्रोमेटिन धागा किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, तो सेम तरह तो क्रोमोसोम भी किससे बना हुआ होगा, डीएनए और प्रोटीन से ही बना होगा। एंड कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और यह जो होता है इनहेरिटेंस जो है आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। अगले पॉइंट में देखेंगे जीन आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, ये जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो फंक्शनल होता है, जो कैरी करता है, जो कैरी करता है आनुवंशिक गुणों को, तो जो फंक्शनल सेगमेंट होता है ये डीएनए पर मौजूद होता है, और इसी को हम लोग जीन कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब इसी जीन में सारे तरह के इंफॉर्मेशन मौजूद, सिर्फ अनुवांशिक गुणों को ही ट्रांसफर करना, या फिर और उस सेल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उसके क्या क्या गुण होंगे, तो सारा चीज इसी जीन में जो होता है इंफॉर्मेशन सारा होता है कि वो जीन किसका जीन है, उसमें आगे जाकर के जो उसका जो प्रॉपर्टी होगा किस किस तरह का होगा गुण, वो सेल का वो सारा कुछ सारा इंफॉर्मेशन जीन में ही होता है, और उसी के आधार पे फिर जो है वो कोशिका काम करती है आगे। उसी तरह की प्रॉपर्टी आप कहिए कि उसको फिर आगे दृष्टिगोचर होता है। द सेल द न्यूक्लियस इज सेंटर टू सेलुलर रिप्रोडक्शन, है ना, कोशिका में जो विभाजन होता है, कोशिका में जो जनन होता है, उसका सबसे प्रमुख केंद्र जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है सेल रिप्रोडक्शन में, या सेल डिवीजन में, या सेल सेल मल्टीप्लिकेशन में, तीनों एक ही टर्म है बायोलॉजी में। डेवलपमेंट एंड द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो इन सब में सेल न्यूक्लियस का क्या काम है, रिप्रोडक्शन में, सेल के डेवलपमेंट में इसका काफी रोल होता है, इसके अलावा केमिकल एक्टिविटीज में भी जो है न्यूक्लियस प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला
अगला है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ए न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। सेल जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, है ना। सेल जो होते हैं वो दो तरह के, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो अब इसमें क्या होता है देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। इसमें प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन कोशिका, पहले की कोशिका, अनडेवलप्ड, पहले की कोशिका, पहले की कोशिका रहेगी तो कैसी होगी जी, अनडेवलप्ड होगी। पहले की कोशिका कैसी होगी, अनडेवलप्ड होगी। और यह जो है विकसित कोशिका है। किसी भी जीव जीव में समय के साथ साथ उत्तरोत्तर विकास होता है। तो जब समय बीता तो जो कोशिका भी डेवलप हुई, और जब कोशिका का डेवलप रूप आया तो वो यूकैरियोटिक कोशिका यानी विकसित कोशिका। और यह जो है डेवलप कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि इसमें होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है, इसलिए इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, इसके जो केंद्रक होते हैं वो क्या होंगे, अस्पष्ट होंगे। इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, अस्पष्ट, दिखाई नहीं देते, क्लियरली विजिबल नहीं होते सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक के। जिससे यूं कहें कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए आप केंद्रक दिखता ही नहीं है, या अस्पष्ट है, या यूं कहिए कि होता ही नहीं है। एक ही तरह की चीज है। यूकैरियोटिक में जो होता है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पूरी तरह से डेवलप होते हैं, और इसी तरह इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कई तरह की जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। काफी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं सेल सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, वैसे सेल ऑर्गेनल मतलब कि मोस्ट सेल ऑर्गेनल जो होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जबकि इसमें होते हैं ऑल ऑल सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिका अनडेवलप्ड होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होता है। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एक बाउंड्री का काम करता है, वही एब्सेंट है, इसलिए कोशिका कुछ स्पष्ट उसका पता नहीं चलता है कि है कि नहीं है। इसलिए यू इसको कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक का ही अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मौजूद अलग अलग तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक में मौजूद होते हैं, जबकि इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल है यानी पहले की कोशिका, और ये यूकैरियोटिक सेल है यानी डेवलप्ड कोशिका। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें जो ये पार्ट है न्यूक्लियस पूरी तरह से डिफाइंड है बढ़िया से मौजूद है, जबकि इसमें इन सब चीजों का अभाव होता है। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेयस वेसिकल्स, है ना, नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। जनरली जो हमें हमें जानना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया, है ना, जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन अंतर यह है कि प्लांट की जो सेल है वो पूरी तरह से डेवलप्ड सेल है। प्लांट का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है।
प्लांट का सेल कैसा होता है? तो यूकैरियोटिक सेल होता है। तो यूकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इसी क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो एक अलग सेल ऑर्गेनल जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड में मौजूद होता है। जबकि इसमें सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो ये सब जो यहाँ जो अलग अलग तरह के वेसिकल्स मौजूद होते हैं, इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इस पे कुछ वेसिकल्स मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा है, ये जो वेसिकल्स होते हैं इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन बनाते हैं। अगला, और ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आज को आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, है ना। हम लोगों ने इस चीज को जाना कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और ज्यादा और मतलब लगभग सभी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो जो वैसे सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में, जनरली साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो वो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में वो सारे होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है। अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो सेल कंपोनेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईया से हम लोग लिखते हैं। यह क्या होता है कि ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। अब ट्यूब एक तरह का, आप इस तरह का होता है कि आप मानिए मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है, मतलब एक ट्यूब की तरह इसकी संरचना होती है ना, एक ट्यूब की तरह इसकी संरचना होती है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और उस ट्यूब के ऊपर जो है ये मेम्ब्रेन्स लगा होता है, यानी ट्यूब का जो ऊपरी सतह है वो मेम्ब्रेन से ढका होता है। और यह जो है ट्यूब, यह कई नेटवर्क में होता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर इधर, है ना। तो और यह जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस के समीप पाए जाते हैं ना, न्यूक्लियस से इसका अटैचमेंट होता है। ये जो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका न्यूक्लियस के साथ, मानिए गोल जो है ये, यह न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के साथ इसका अटैचमेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखिए यहाँ ये न्यूक्लियस है और ये जो वेसिकल्स के रूप में पाए जा रहे हैं, ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये जो एक लेयर लेयर बाय लेयर जो का जो संरचना है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह न्यूक्लियस से अटैच होता है और यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा। रफ का मतलब कैसा है? खुरदुरा, है ना। खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, आरईआर जिसे हम कहते हैं, तो यह क्या होता है? एपियर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स एक आप कहिए कि आप वो भी एक सेल कंपोनेंट होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं, और यह राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आर यार रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो है जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम्स है। येलो कलर के जो है वो क्या है? ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये जो येलो कलर के हैं क्या है? राइबोसोम्स है। और यह पूरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिस कारण से इसका सरफेस जो होता है वो खुरदरा हो जाता है। इसलिए इस तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। अगला जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह स्मूथ होता है, यहाँ पे देखिए, यह जो इधर का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके सतह पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जनरली इसमें लिपिड,
और फैट का फॉर्मेशन होता है। यानी जो स्मूथ, वैसे याद रखते हैं फैट स्मूथ होता है तो है, तो लिपिड और फैट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी वजह से रफ होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण, वहां प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड और फैट का निर्माण होता है। आगे, protein manufacturing, ribosomes on RE are responsible for protein synthesis which are then transported to different cellular location as needed। तो हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम्स जनरली जो RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम्स के द्वारा, और सेल में जहां कहीं भी प्रोटीन की जरूरत होती है, चाहे वो इनसाइड न्यूक्लियस हो या सेल के अदर पार्ट में हो, वो वहां पे जो प्रोटीन को भेजने का काम करते हैं, सप्लाई करने का काम भी जो है वो RER के थ्रू किया जाता है। लिपिड प्रोडक्शन, लिपिड लिपिड का जो प्रोडक्शन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, लिपिड और फैट का प्रोडक्शन वहां पे होता है। जनरली हम लोगों ने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स यानी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो किसका बना होता है, लिपिड का और प्रोटीन के बने होते हैं। तो लिपिड तो ये जो लिपिड होता है, ये जो लिपिड होता है उसको सेल मेम्ब्रेन्स को के सिंथेसिस में उसका यूज होता है। So the SCR contributes to the synthesis of fat molecules, some of which are crucial for building the cell membranes। उसमें से कुछ जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स के सिंथेसिस में भी उसका यूज किया जाता है। आगे, द ER contributes to the formation of the cell, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल को भी करते हैं, क्योंकि उसमें सारे तरह के प्रोटीन, लिपिड, फैट, इसके अलावा और भी तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो बनने का काम, उनका इसके सिंथेसिस का काम ER में ही संपन्न होता है। इसलिए ER contribute to the formation of the cell membranes and aids in the production of enzymes and hormones। तो यह जो होते हैं जनरली सेल मेम्ब्रेन्स को निर्माण करने का काम करते हैं, और सेल के जो अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स की आवश्यकता जो होती है, या सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो नीड होता है, तो उस एंजाइम और हार्मोन को भी बनाने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। आगे, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, द ईयर एक्ट एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकुलरली प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जनरली क्या होता है कि जो ईयर में जो भी मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो उसकी जरूरत के लिए वो, जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड, फैट या अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो वो उसको साइटोप्लाज्म में सप्लाई करता है ना, या फिर उसको न्यूक्लियस में भी सप्लाई करता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उसको सप्लाई भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, यह एक अलग प्रकार के जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, जिसमें आप कहिए कि मेरू दंड होता है, यानी रीढ़ की जिसमें हड्डी होती है, वैसे जीव जिसमें मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, है ना। तो ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो ग्लैंड होता है, लीवर, लीवर शरीर के अंदर, शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो इस लीवर को बनाने वाला जो सेल होता है, लीवर सेल, है ना। इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट द SCR प्लेज ए की रोल इन डिटॉक्सिफाइंग टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, है ना। तो लीवर की जो कोशिका होती है ना, लीवर की जो कोशिका होती है उसमें मौजूद SCR जो होता है, अलग अलग तरह के टॉक्सिक मटेरियल या ड्रग, अलग अलग तरह के टॉक्सिक मटेरियल और ड्रग को भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। SCR एक अलग तरह का रोल प्ले करता है, कहाँ, तो वर्टिब्रेट्स में, वैसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसके लीवर में जो SCR होता है वो अलग अलग तरह के टॉक्सिक मटेरियल और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करके सेल को बचाता है ना। ये क्या करता है, इसके जो टॉक्सिक मटेरियल है, ड्रग्स है, इनका जो जो बुरा प्रभाव है सेल पर पड़ता है, तो उसको वो
खत्म करता है, उसको खत्म करके सेल को बचाने का काम करता है एससीआर। अगला, गोल्गी एपरेटस। यहाँ हम लोग देखेंगे गोल्गी एपरेटस। जनरली क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये गोल्गी एपरेटस है। तो ये जनरली ये दोनों साथ में ही रहते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब मिलता है, मतलब एक दूसरे, एक का काम वो कंप्लीट होता है तो दूसरे का काम शुरू होता है, इसलिए जनरली दोनों पास ही होते हैं। तो गोल्गी एपरेटस के बारे में हम लोग जानेंगे। गोल्गी apparatus description. Golgi apparatus is cellular structure first described by Camillo Golgi. सबसे पहले इसको जो है ऑब्जर्व किया कैमिलो गोल्गी नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, है ना, सैक कॉल्ड सिस्टर्न अरेंज्ड इन स्टैक्स विथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स होते हैं, जिस प्रकार ईआर में क्या होते थे कि मेम्ब्रेन बाउंड्री वेसिकल्स होते थे, तो गोल्गी अपरेटस में भी वेसिकल्स होते हैं जिसके चारों ओर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स होता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह न्यूक्लियस से अटैच होता है, और हर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जनरली क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जबकि यहाँ क्या होते हैं कि गोल्गी अपरेटस में एक तरह के सीट की तरह होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन्स होता है। अगला, कनेक्शन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द गोल्गी apparatus हैज ए कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्गी apparatus का जो कनेक्शन होता है किसके साथ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसके ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक का काम कंप्लीट होता है तो उसके आगे का फिर जो प्रोसेस है वो दूसरा करता है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो गोल्गी apparatus हैज ए कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग ए कंप्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और अब हम देखेंगे इसे गोल्गी apparatus की जो कार्य है, पैकेजिंग एंड डिस्पैच। It packages and dispatches materials synthesized near the ear to various target inside and outside the cell। जनरली क्या करता है कि जो भी मटेरियल बने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुए बने, तो उसको पैकेजिंग करने का काम, है ना, उसको पैकेजिंग करने का काम गोल्गी apparatus करता है। यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर, लिपिड का फॉर्मेशन, फैट का फॉर्मेशन, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ तो उसको पैकेजिंग का काम गोल्गी apparatus करता है। यहाँ से बनने के बाद ये जो होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल या अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स उसके मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं, और इसमें गोल्गी apparatus में आने के बाद वो गोल्गी apparatus उसको पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करने के बाद वो उसको डेस्टिनेशन पे जहाँ उसकी जरूरत होती है सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, वो उसको पहुंचाने का काम गोल्गी apparatus करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। द गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, है ना। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि जो लाइसोसोम होते हैं उसके क्या कार्य हैं। जनरली आप समझिए कि लाइसोसोम जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आप जो कोशिका के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जिसको कि खत्म करना जरूरी होता है, तो उन सब चीजों को साफ करने का काम लाइसोसोम का होता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्गी apparatus में होता है ना। तो उसके लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ बन जाते हैं, गोल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं। जो इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं। फर्दर इसका पैकिंग होकर के जो लाइसोसोम अपने रूप में आता है वो गोल्गी apparatus में आता है। आप यूं कह सकते हैं कि गोल्गी apparatus जो होता है वो लाइसोसोम को बनाता है। और इसका काम क्या है, इसमें तरह अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेल में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को गलाने का काम करते हैं। अगला, लाइसोसोम्स को हम लोग देखेंगे। ये देखिए सेल के अंदर इस लाइसोसोम्स इस तरह से मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लाइसोसोम की जो पैकेजिंग होती है तो इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ा दिया जाता है। मेम्ब्रेन जो होता है और इसके अंदर ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है जिसके जो काफी गलाने की क्षमता होती है, नष्ट करने की इसमें क्षमता होती है। स्ट्रक्चर, लाइसोसोम आर स्मॉल सैक इन सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, है ना। तो जनरली क्या होता है छोटे छोटे पुट्टिकाओं के रूप में होती है, और यह इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन्स का कवरिंग होता है। कंटेंट, द कंटेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम मेड बाय सेल्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना।
अब क्या होता है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उसके द्वारा बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं। तो इसके अंदर वो मौजूद होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, लाइसोसोम एक्ट लाइक द सेल्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, है ना, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम की तरह, मतलब एक तरह आप कहिए कि ये यहाँ वेस्ट जो होते हैं वो दफन होते हैं जाकर के। ब्रेकिंग डाउन फॉरेन मटेरियल एंड ओल्ड सेल पार्ट्स, जो सेल पार्ट्स बेकार हो गए हैं, अब किसी काम के नहीं है, तो वो सारे चीज को गलाने का काम या उसको नष्ट करने का काम ये लाइसोसोम करता है, उसको गला करके और उसको खत्म कर देता है। डाइजेशन प्रोसेस, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर यूजिंग देयर एंजाइम्स, और इनके एंजाइम चूंकि काफी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं वो सिंपलेस्ट में तोड़ देते हैं, तो जो सेल के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को भी ये सिंथेसाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सेल हेल्थ, in time of cellular damage or disturbance, lysosome may burst, leading to cell death by digesting its own compound. क्या होता है कि सेल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन टाइम ऑफ सेलुलर डैमेज और डिस्टर्बेंस, यदि कि सेल में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, सेल अब ठीक तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है, लाइसोसोम में बस्ट, उस टाइम क्या होता है कि लाइसोसोम फट जाता है, लीडिंग टू सेल डेथ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ऑन कंटेंट्स। अब जब सेल का सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, या कोई तरह का डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइसोसोम्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये फट जाते हैं, ये बर्स्ट कर जाते हैं, और इसके अंदर का जो एंजाइम है वो बाहर चला जाता है, और बाहर आकर के पूरी सेल में वो फैल जाता है, और सेल के अदर कंपोनेंट्स को भी क्या कर देता है, वो गला देता है, उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद कोशिका क्या हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रह जाती, वो मर जाती है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू टू देयर रोल ऑफ सेल डेथ, है ना, वो इस तरह से सेल डेथ होता है, तो ये इसी रोल के कारण, चूंकि यह सेल डेथ का भी कारण बनती है, दे आर सम टाइम कॉल्ड सुसाइड बैग्स, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं, कोशिका का सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यह खुद अपने एंजाइम्स के द्वारा अलग अलग कंपोनेंट्स को या पूरी कोशिका को खत्म करने का काम करते हैं, इसलिए उसे सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस, lysosomes are crucial for maintaining a clean and healthy cell environment by removing waste and recycling cellular components. Lysosome जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मेंटेन करते हैं क्लीन हेल्दी सेल इन्वायरमेंट, वो किसी भी तरह के वेस्ट को खत्म करके वो सेल के अंदर एक हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट बनाने का काम करते हैं, और सेल को स्वस्थ भी रखते हैं। आगे हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद होने वाला एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, जो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइक पावर स्टेशन इन सेल प्रोड्यूसिंग एनर्जी, इसका प्रमुख काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, हर सजीव को जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यह एनर्जी इसमें कहाँ से आता है, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो एनर्जी पैदा करने का काम होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पावर स्टेशन ऑफ सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर, दे हैव टू लेयर, है ना, इसके अंदर दो लेयर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर इसका भी जो आउटर लेयरिंग होता है वो मेम्ब्रेन का बना होता है, यह जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर होता है ना, या मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल लेयर, providing more surface area, an outer one and inner one with folds, बाहर का जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने होता है, उसमें किसी तरह का कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर का जो लेयर होता है वो अलग अलग तरह के उसमें फोल्ड होते हैं, ये देखिए इस तरह के कई तरह के फोल्ड इसमें होते हैं, दो लेयर होता है, बाहर का लेयर तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे होता है वैसे होता है, लेकिन अंदर का लेयर होता है उसमें कई तरह के फोल्ड मौजूद होते हैं, और यह क्यों होते हैं, क्योंकि यह फोल्ड होकर के अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी सरफेस एरिया पे अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा इसमें एनर्जी का जनरेशन होता है, एनर्जी जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इसका जो बढ़ा हुआ सरफेस एरिया है वो इस चीज में मदद करता है, इसलिए इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो सरफेस है, लेयर है, वो फोल्डेड होता है।
एनर्जी प्रोडक्शन, दे रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल, है ना। अब इसके अंदर एनर्जी तो बनता है, लेकिन एनर्जी किस रूप में बनता है, तो एटीपी, जो सेल के अंदर एनर्जी जो बनता है वो किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में। और एटी के रूप में सेल के अंदर जो एनर्जी बनता है तो वो एटी के रूप में एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी कहिए कि आपको इस तरह से कोशिका के अंदर जो एनर्जी बना वो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में बना, वो उसको स्टोर करके रखता है एटीपी मॉलिक्यूल के ही रूप में। या जो एटीपी होता है इसका जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एक मिनट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के अंदर जो भी एनर्जी बनते हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर कर लिए जाते हैं। और यह कोशिका के अलग अलग जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जो कार्य हैं, उसको करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। यूनिक फीचर, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार सेल का अपना डीएनए राइबोसोम्स होता है, तो उसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, इसका अपना डीएनए, और इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। तो इस प्रकार चूंकि उसमें भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए वहां उसको उसके अंदर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और डीएनए मौजूद होते हैं, इसलिए उसमें प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। और डीएनए इसके अलावा और कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में हम लोगों ने पढ़ा। Importance, they are crucial for providing energy for the cell's activities like making new substances and doing mechanical work। तो एनर्जी प्रोवाइड करना इसका मुख्य काम है। सब्सटेंस यानी सेल में अलग अलग तरह के जो मैकेनिकल वर्क होते हैं या अलग अलग तरह के जो प्रोसेस होते हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आवश्यक एनर्जी सप्लाई करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो सेल कंपोनेंट है उसका नाम है प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड जनरली कहाँ पाए जाते हैं, यह प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं, है ना। इसे प्लास्टिड को हम लोग लवक कहते हैं हिंदी में, और यह कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट और एल्गी में ही पाए जाते हैं। अब प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, है ना। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं। हम लोगों ने जाना कि हम लोग पहले देखे थे कि क्लोरोफिल जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होते हैं, है ना। तो यही वही कंपोनेंट प्लास्टिड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट और एल्गी में, और यह दो तरह के होते हैं, है ना। पहला जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड, ऐसा प्लास्टिड जो कलर्ड होता है। और दूसरे तरह का जो प्लास्टिड होता है वो कलरलेस होता है। यानी एक जो कलर्ड प्लास्टिड होता है उसके हम उसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और जो कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने तरह के, दो तरह के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अगला हम देखेंगे कि चूंकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, इसमें अलग अलग तरह का कलर पाया जाता है, तो एक खास प्रकार का प्लास्टिड या एक खास प्रकार का क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरे रंग मौजूद होते हैं। हरे रंग किसके वजह से हरे रंग मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। वैसे वैसे प्लास्टिड या वैसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, या वैसे क्रोमोप्लास्ट जिनका रंग हरा होता है, उससे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। वैसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होते हैं या वैसे क्रोमोप्लास्ट जिनका रंग हरा होता है, तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी का एक टाइप हुआ, क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप हुआ क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट विथ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, और यह क्लोरोफिल जो होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा होता है। दे आल्सो हैव देयर अदर पिगमेंट लाइक येलो, ऑरेंज। एस क्लोरोप्लास्ट में मेनली क्लोरोफिल जो होता है, इसके अलावा इसमें और भी अलग अलग तरह के
कभी-कभार छोटे-मोटे रंग के अदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं, येलो और ऑरेंज। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस जो होता है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं मेनली मेनली ये स्टोर करने का काम करते हैं। ये स्टोर हाउस होते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। किसको? ऑयल को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं ना। प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ऑयल को और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करते हैं प्लांट के अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर प्लास्टिड भी जो होते हैं वो डबल लेयर होते हैं, है ना। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स डबल लेयर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डबल लेयर होते हैं, उसी प्रकार यह जो प्लास्टिड होते हैं वो डबल लेयर होते हैं, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। और यूनिक फीचर इसका इसके साथ भी वही कंडीशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ था कि माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स थे, उसी तरह प्लास्टिड के भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो खुद प्रोटीन बनाने में सक्षम है। उसी प्रकार इसमें भी राइबोसोम प्लास्टिड में भी राइबोसोम्स मौजूद हैं, इसलिए यह भी कुछ हद तक प्रोटीन को का निर्माण कर सकता है। तो वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रिक्तिका। वैक्यूल्स का जो हिंदी नेम है वो रिक्तिका है। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जनरली यह जो होते हैं स्टोरेज स्टोरेज का काम करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं, और इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं प्लांट में और एनिमल सेल में। लेकिन जो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्पेस प्लांट सेल के मोस्ट ऑफ द स्पेस को ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। यानी 50 टू 90% जो प्लांट सेल का जो स्पेस होता है, मान लीजिए ये जो प्लांट, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो इस वैक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इन प्लांट सेल प्रोवाइड turgidity and rigidity to the cell, include amino acids, sugar, various organic acid and some protein। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो इसे टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये टर्जिडिटी क्या होता है? यह जनरली एक स्टेट होता है, सेल का जो है एक स्टेट होता है। इसमें क्या होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑब्जॉर्प्शन के बाद ये वैक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल को स्टोर किया जाता है, जिससे कि इसके जो आउटर लेयरिंग होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं, ये स्ट्रेस्ड अवस्था में होते हैं। मैं नहीं कह सकते कि अब यह जो होता है सेल वॉल वो पूरी तरह से बाहर की ओर टाइट होता है, तो यह एक स्टेट मेंटेन करता है प्लांट सेल, और इसी को टर्जिडिटी कहते हैं। अब रिजिडिटी क्या होता है? तो इसी टर्जिडिटी की वजह से जो प्लांट सेल होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कड़े बाहर से कड़े होते हैं, क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरह से स्ट्रेस्ड होता है, और जो इसको और ज़्यादा टफ बनाता है। और वाटर के साथ साथ इसमें एमिनो एसिड, शुगर और भी तरह के जो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं प्लांट सेल में, तो वो और इसके अलावा प्रोटीन, इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों को इसमें स्टोर किया जाता है। इन सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, the food vacuoles contain the food item that amoeba has consumed। अमीबा जो होता है, जैसे अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है तो यह सीधे तौर से भोजन को सीधे तौर से भोजन जो है इसके अंदर जब जाता है तो यह इसके वैक्यूल्स में चला जाता है, और वहीं पे इसका डाइजेशन होता है। तो अमीबा भोजन को जब इनटेक करता है तो फूड जो है इसके वैक्यूल्स में ही चला जाता है, और वहीं पे इसका जाकर के डाइजेशन होता है। इट एक्सपेल्स एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल में जब एक्सेस वाटर हो जाता है या कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है, इसको भी एक्सपेल करने का काम करता है, यानी बाहर निकालने का काम वैक्यूल्स करता है। तो ये हमने देखा वैक्यूल्स के प्रमुख कार्य। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का आकार काफी छोटा होता है प्लांट सेल की तुलना में। प्लांट सेल में तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वैक्यूल्स के द्वारा, जबकि
एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है वो एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने ही जैसी नई कोशिकाओं को जन्म देती है। कोशिका विभाजन में क्या होता है कि कोशिका फर्दर डिवाइड होकर के अपनी ही जैसी नई कोशिकाओं को जन्म देती है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जनरली क्या होता है, यह एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं, टू मेन टाइप्स, दो तरह के, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन दो प्रकार के, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को हम लोग समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि each cell called mother cell divide to form two daughter cell. The daughter cell have the same number of chromosomes as mother cell. अब मान लीजिए ये सेल है, तो माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में यह सेल जो होता है दो सेल में बंट जाता है, और यह जो शुरुआती सेल होता है इसे मदर सेल कहते हैं, और यह दो सेल में बंटता है तो इसे डॉटर सेल कहते हैं, इन दोनों को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी जिसमें मदर सेल में जितने गुणसूत्र की संख्या होती है, डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या सेम ही होती है। दोनों में, मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है वो सेम ही होता है। और जनरली यह जो डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है, वो ग्रोथ और रिपेयर जिस टिश्यू में होता है वहां पे होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सेल डिवीजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, एक शरीर के अलग अलग अंगों में जहाँ ग्रोथ दिखता है, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, या सेल का मरम्मत होना, कोई घाव वगैरह भर गया तो घाव हो जाता है तो वहाँ पे भर जाता है, तो वहाँ पे जो नई कोशिका जो जन्म होता है, या लंबाई बढ़ गई तो वहाँ भी नई कोशिका का जन्म हुआ, तो इन सब जगहों पे जो सेल डिवीजन होता है, नई कोशिका का जो विकास होता है, वह माइटोसिस से होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। अगला जो प्रकार है वो है मियोसिस। इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है कि व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय meiosis it produce four new cells instead of just two. माइटोसिस में दो नए सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में ये चार चार जो होते हैं वो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और ईच डॉटर सेल में, हर एक डॉटर सेल में जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो हाफ होती है। इसकी हाफ होती है, मदर सेल की हाफ होती है। यानी इसमें माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स का संख्या होता है दोनों में, मदर सेल में और डॉटर सेल में सेम होता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल की आधी होती है डॉटर सेल में। और यह जो मियोसिस होता है, मियोसिस जनरली जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। यानी जब रिप्रोडक्टिव सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस। यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो यह जो चैप्टर था यहीं तक था, और मोस्ट ऑफ द चीज मैंने कोशिश किया कि एनसीईआरटी से मैंने कवर करने की कोशिश की। तो मेरा प्रयास यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। और यदि किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो या किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसे अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि दूर करूं।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।